नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट में जो भी एयर है वो हमारे बॉडी में कहाँ से एंटर करती है? एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ये जो हमारे नोज़ के होल्स हैं इसी को एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ से एयर कहाँ एंटर करती है? इस वाली एरिया में, दैट इज़ नोन एज नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। अब हमारे जो है ये एक पेयर ऑफ नेजल चैम्बर होते हैं, यानी दोनों साइड एक होंगे नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, जो कि आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। एक वर्टिकल मीडियन जो है वॉल के थ्रू कार्टिलेज की बनी होती है, इसको बोलते हैं नेजल। ये जो बीच में जा रही है इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। अब देखिए, ये नेजल चैम्बर के अंदर हमारी दोनों नेजल चैम्बर की जो लेटरल वॉल्स है, साइड वाली वॉल्स हैं, उसमें ऐसे उभरा हुआ पोर्शन होता है 3, 1, 2 एंड 3। ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं नेजल कॉन्केव। इनका क्या फंक्शन होता है? ये हमारी नेजल कैविटी का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो भी एयर हमारी जो नेजल कैविटी में एंटर कर रही है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ सके, यानी थोड़ी सी वार्म हो जाए और साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाए। अब देखिए, नेजल कैविटी जो है ये फर्दर ओपन होती है किसमें? नासोफेरिंग्स में। किसके थ्रू? इंटरनल लेयर्स के थ्रू। ये जो नेजल कैविटी है ये आगे जाके संकरी हो गई है, पतली हो गई है। तो ये जो ओपनिंग जो है इसको बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। ये एक्सटर्नल लेयर्स, ये इंटरनल लेयर्स। तो अब कहाँ एंटर हो गई ये? नासोफेरिंग्स में। नासोफेरिंग्स क्या होता है? ये फेरिंग्स का एक पार्ट है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, और वी कैन से लैरिंगोफेरिंग्स। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो बैक साइड में है वो पूरा कहलाता है फेरिंग्स। अब देखिए, नेजोफेरिंग्स ये पिंक कलर से शो किया हुआ है, ये हमारी नेजल कैविटी के पीछे है, बैक साइड में। अब ये जो ओरोफेरिंग्स है ये हमारी ओरल कैविटी के पीछे है, जो पर्पल कलर से शो किया हुआ है। और जो हाइपोफेरिंग्स यानी लैरिंगोफेरिंग्स है, ये ब्लू कलर का है, ये हमारी लैरिंग्स के पीछे होता है, बैक साइड में होता है। अब देखिए, ये जो हमारा फूड और वाटर जो हम लेते हैं वो कभी भी हमारी नासोफेरिंग्स में एंटर नहीं होता है, इसमें खाली एयर जाती है। यहाँ से एयर गई, ये एयर एंटर हुई हमारी नासोफेरिंग्स में। अब यहाँ पर हम जो भी फूड एनगल्फ करेंगे, ये फूड कहाँ जाता है? ये कॉमन पासेज है कहाँ पे? ओरोफेरिंग्स में भी और हाइपोफेरिंग्स में। ये दोनों एरिया कैसे हैं? कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। यानी फूड जो है ये जा रहा है, कहाँ चला गया? बैक साइड में। बैक साइड में क्या है? फूड पाइप है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। और ये जो आगे ये वाला पाइप, और ये जो आगे वाला पाइप है ये क्या है? विंड पाइप है। नीचे की साइड में ट्रेकिया है, ऊपर यहाँ पर फेरिंग्स वाला लैरिंग्स वाला एरिया है, ठीक है। अब फूड गया बैक वाले पाइप में। अब जो एयर थी वो यहाँ से होती हुई एयर कहाँ आ रही है? ये जाएगी इस एरिया में। यानी ये जो ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स वाला एरिया है ये हुआ कॉमन पासेज फॉर बोथ। एयर का भी पासेज है और ये फूड का भी पासेज है, दोनों का कॉमन है। अब देखिए, नासोफेरिंग्स जो है इसमें हमको एक ओपनिंग दिख रही है, एक होल जैसा होता है। इस होल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे मिडल ईयर में जाता है। इसको हम देखेंगे। देखिए, ये जो है नासोफेरिंग्स है। नासोफेरिंग्स में यहाँ पर होल है, इस होल के थ्रू ये एक ट्यूब है, स्ट्रेचिंग ट्यूब बोलते हैं इसको। ये गया हमारे मिडल एरिया ईयर में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? देखिए, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है? हमारे ईयर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मिडल ईयर में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा जो एयर है वो यहाँ से स्ट्रेचिंग ट्यूब ओपन होगा और ये जो एयर है वो निकलती हुई जाएगी नासोफेरिंग्स में, देन नेजल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर। सिमिलर अपोजिट भी केस होता है। जैसे बाई चांस अगर हमारी मिडल ईयर में जो है एयर का प्रेशर बहुत कम हो गया तो हमारे नासोफेरिंग्स के थ्रू यहाँ पर एयर एंटर करती है स्ट्रेचिंग ट्यूब से होते हुए और मिडल ईयर तक पहुँच जाती है। यानी एक्चुअल में इसका काम क्या हो गया? प्रेशर को बैलेंस करना। अब देखिए, ये यहाँ से जो भी फूड हम एनगल्फ कर रहे हैं, फूड आया ये ओरल कैविटी के थ्रू, ठीक है। अब ये फूड जो था यहाँ पर ही हमारा जो है नीचे की साइड में आगे वाला पाइप है, एयरवे है। तो इसमें बाई चांस भी गलती से भी एंटर ना हो जाए, ये फूड यहाँ पर ना चला जाए, उसके लिए एक यहाँ पर फ्लैप लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो गलती से भी एयरवे में खाना ना चला जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, खाना जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस है,
ये वाला जो ग्लॉटिस है, इस ग्लॉटिस को शट कर देता है, ऐसे बंद कर देता है। और जो फूड है वो इजीली बैक साइड वाले हमारे ये जो आगे के ये जो है ये एयर वाला पाइप है, इसके पीछे एक और पाइप होता है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। इसमें फूड जो है वो एंटर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। अगर बात करोगे तो क्या होगा, ये लैरिंग्स वाला एरिया है, तो लैरिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है ये वोकल कॉर्ड्स हैं दो, तो वोकल कॉर्ड्स से वाइब्रेट करेंगे, साउंड प्रोड्यूस होगी, तो एयर जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा तो बाय चांस जो है फूड कहाँ एंटर हो सकता है, हमारे एयरवे में। फिर कफिंग होगी, खांसी होगी, फिर हम उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं खाना खाते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो वोकल कॉर्ड्स है वगैरह ये आपको क्लियर नहीं हुई होगी पिक्चर, तो हम रियल डायग्राम की तरफ चलते हैं थोड़ा। देखिए ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट है इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। यानी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो कहाँ से बोल रही हूँ, इस लैरिंग्स की वजह से। जहाँ पर हाथ रखेंगे तो वाइब्रेट करेगा एरिया, यहाँ पर होती है हमारी लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स फ्रंट से ऐसे दिखती है, बैक से ऐसे दिखती है, तो इसकी सारी कार्टिलेज के बारे में डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये अंदर से दिखाया हुआ है लैरिंग्स के पोर्शन को। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये है वोकल कॉर्ड्स। ये एक पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होती है, इसको ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। इसके आसपास जो है ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है, तो फॉल्स वाली साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ट्रू वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करती है। जब ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो है इसकी साइज़ जो है मेल में ज़्यादा होती है। देखिए बचपन में आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों की आवाज़ बड़ी तीखी सी होती है, एक जैसी लगती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं यानी आफ्टर प्यूबर्टी क्या होती है, मेल में ये जो है ये एनलार्ज हो जाते हैं, यानी लंबे भी हो जाते हैं, चौड़े भी हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इनका वाइब्रेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे वाइब्रेट करेंगे। अब धीरे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेल है उनकी जो पिच है वो कम होती है, जबकि लड़कियों की पिच बहुत हाई होती है। इसलिए हम देखा हो मेल की आवाज़ डिफरेंट होती है ना, फीमेल की बड़ी तीखी सी अलग होती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे साउंड वाले चैप्टर में। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में ये जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो ओपन है, ये जो पूरी ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, खाना खाता है, खाना जो है गलती से भी ग्लॉटिस में एंटर नहीं होना चाहिए, यानी विंड पाइप में पहुंच जाएगा, वो ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा। अब ये जो ग्लॉटिस है इसको कौन क्लोज कर देता है, एपिग्लॉटिस। ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे, तो खाना जैसे खाना आता है तो क्या होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो यानी एपिग्लॉटिस है ये ऐसे ग्लॉटिस को कवर कर देता है कि खाना जो है हमारे विंड पाइप में एंटर ना हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये जो था ऊपर वाला ये था लैरिंग्स वाला पोर्शन। अब लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, जहाँ से एयर एंटर करती है इसके थ्रू लंग्स में। अब ये जो ट्रैकिया है इसकी पोजीशन कहाँ होती है, देखिए ये जो ट्रैकिया है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, ये वाली थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे किसका है, लैरिंग्स का है। तो ट्रैकिया जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे से, यहाँ से ट्रैकिया जो है स्टार्ट होगा। और इसका लेवल क्या है, देखिए ट्रैकिया जो है आगे जो विंड पाइप है इसके पीछे ईसोफेगस है, ईसोफेगस के पीछे क्या है, बैकबोन है। ठीक है, ये दिख रही है आपको बैकबोन, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम के लेवल से नापा जाता है कि ट्रैकिया कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके हर वर्टिब्रे को हमने नाम दे रखा है। देखिए जैसे ऊपर के ये जो है, ऊपर की जो 7 है ये नेक एरिया में होते हैं बैक साइड में, तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी ये होते हैं 7 सर्वाइकल, सी से सर्वाइकल, और ये टोटल नंबर होते हैं 7। यानी सबसे ऊपर वाला क्या है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो हमारा जो ट्रैकिया स्टार्ट होता है कहाँ से, C6 के लेवल से, यानी 6 कौन सी है, C6 ये वाली है, और यहाँ तक हमारी क्या है, सर्वाइकल है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ट्रैकिया, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है T5। ये जो ऊपर सर्वाइकल है नेक वाले पोर्शन पे, और जो चेस्ट के पीछे वाले पोर्शन है ये है थोरेसिक, जो थोरेसिक कैविटी के बैक में है। तो ये थोरेसिक वर्टिब्रे हैं, इसको T से डिनोट करते हैं। T1 है, ये T2 है, ये T3, T4, T5, T6, इसी तरीके से। तो T5 जो आया, T1, T2, T3, T4, T5, यानी इसके लेवल पर क्या हो जाता है, ये ट्रैकिया जो है ये 2
पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रांचेस निकल जाती हैं और दोनों अलग अलग रंग में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, नीचे वाले जो होते हैं थोरेसिक के 12 होंगे, देन 5 जो लंबर होते हैं, 5 सैक्रम एंड 4 कोकेक्स। तो इन सब के नाम रख रखे हैं। ठीक है, ये डिटेल में बोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा आता है कि ट्रैकिया की पोजीशन कौन सी है, 6 सर्वाइकल से लेके कहाँ तक है, ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रे तक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके ऊपर हमको कार्टिलेज की रिंग दिख रही है। ये कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज भी कई टाइप के होते हैं, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस। इलास्टिक जो नोज की टिप पे इलास्टिक है, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है। हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, हमारे ट्रैकिया को। तो ये हाइलिन कार्टिलेज की रिंग है। इस रिंग का क्या फंक्शन होता है, जो इसकी हमारे जो ट्रैकिया की जो मसल्स हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, ये कार्टिलेज की रिंग है, तो इसके काफ़ी इसमें अटैच हैं। ठीक है, इसमें अच्छे से अटैच हैं ताकि गलती से भी ये जो पाइप है, ट्रैकिया है, ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रैकियल रिंग्स क्या कर रही हैं, ये जो हमारा ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से बचा रही हैं। अब देखिए ये जो रिंग्स हैं ये कंप्लीट नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि ये अगर मेरा ट्रैकिया है तो ये बैक साइड में पूरी कंप्लीट नहीं होती, ये सी शेप की होती है, यानी बैक साइड में इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। अब ये इनकम्प्लीट क्यों होती हैं, क्योंकि हमारा जैसे आगे के साइड में ट्रैकिया है तो इसके पीछे क्या आता है, हमारा ईसोफेगस। तो ये जैसे अगर ट्रैकिया की जो रिंग है, कार्टिलेज की रिंग है, इसके पीछे ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, जब हम खाना निगलते हैं। ठीक है, अगर ये जैसे है, मैं ये बैक साइड तो नहीं है लेकिन मैं इसको दिखाई थी, बाई चांस बैक साइड है ये। तो अगर ये कार्टिलेज की रिंग यहाँ तक है, ठीक है, तो खाना जब इस पोर्शन में होगा, ठीक है, तो यहाँ की जो है क्या होगा, यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, यानी पेरिस्टाल्सिस क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, मसल्स जो हो रही हैं, यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, ये रिलैक्स हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। ऊपर वाले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, यहाँ वाले पोर्शन में रिलैक्स हो रही हैं। तो अगर यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग होती तो वो उसमें क्या करती, बीच में इंटरप्ट करती हैं, उसको परेशान कर देती, पेरिस्टाल्सिस को होने नहीं देती हैं। इसीलिए सी शेप कार्टिलेज होती हैं ताकि ईजिली पेरिस्टाल्सिस होती है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ एपिथीलियम। अब ये जो हमारा ट्रैकिया है इसके अंदर सेल्स किस टाइप की होती हैं, एपिथीलियम कैसा है, देखिए हम देख ही लेते हैं। इसमें होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, इसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। अब ये होता क्या है, देखिए स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो क्या मतलब होगा, फॉल्स, यानी एक्चुअल में यहाँ इसमें स्ट्रेटम नहीं होते हैं। स्ट्रेटम क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो ये ऐसा दिखता है कि एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर है, सेल्स की तीसरी लेयर है, बट एक्चुअल में वो लेयर्स नहीं होती हैं, वो हमको ऐसा नज़र आता है, इसलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ऐसा क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसकी सारी जो सेल्स हैं वो एक साइज़ की नहीं है। देखिए अब कुछ सेल्स जो हैं ये छोटी साइज़ की हैं, कुछ जो है बड़ी हैं, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है। अब न्यूक्लियस की अलग अलग यहाँ पर पोजीशन हो गई, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे एक लेयर सेल की ये है, एक लेयर ये है, यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ही नजर आती है। ये क्लियर हो गया। सीलिएटेड मतलब इन सेल्स के ऊपर देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सीलिएटेड बोल दिया। एंड कॉलमनर, कॉलमनर मतलब ये सेल्स जो है ये कॉलम जैसे दिखते हैं, लंबे लंबे से, ठीक है, ये कॉलम हो गए, यानी जब इसकी जो चौड़ाई है उससे ज़्यादा लंबाई होती है तो वो कॉलम जैसे दिखते हैं। एपिथेलियम यानी सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सारी सेल्स हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया ये सारा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या करती है ये, इसमें देखिए ये सेल दिख रही है, ये गोबलेट सेल है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इस म्यूकस को ये हमारे ट्रैकिया के अंदर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी हम जो भी एयर के थ्रू जो भी डस्ट पार्टिकल्स या भी कोई भी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो एंटर हो जाते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं इस म्यूकस के अंदर, और फिर क्या करते हैं ये सीलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं, ऐसे से हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये साइड में होते हैं, जैसे ये देखिए ये जैसे ट्रैकिया की वॉल है, इस साइड में ये दूसरा होगा, इस साइड में भी सीलिया होंगे, ठीक है। अब ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया तो पहले जो चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करेंगे सब उसमें ट्रैप हो जाएंगे, फिर सीलिया उसको ऐसे ऊपर की साइड में फेंकता है, तो ट्रैकिया के थ्रू वो बाहर
निकल जाते हैं, हमारे थ्रोट में आ जाएंगे, फिर थ्रोट में हम या तो उसको स्पिट कर देंगे या फिर वो हमारे ईसोफेगस में एंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी से बाद में बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए एपिथेलियम का फंक्शन भी हो गया। अब आता है बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया जो है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। अब ये देखिए, एक इसका लेफ्ट वाला पोर्शन ये है, लेफ्ट लंग में एंटर हो गया और एक राइट में। अब इसका ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है इसको ब्रोंकस बोलते हैं। यानी जो राइट ब्रोंकस है ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। और दूसरा देखिए, जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस है ये ज़्यादा लंबा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ जो है राइट वाले की थोड़ी कम है। लेकिन देखिए राइट वाला जो ब्रोंकस है ये कैसा है, स्ट्रेट है थोड़ा सा, यानी ऐसे आ रहा है, थोड़ा स्ट्रेट है और ये एक एंगल पे है। अब इस एंगल पे होने की वजह से क्या है, जो भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाएगा हमारे ट्रेकिया के थ्रू अंदर जा रहा है वो स्ट्रेट है, तो पहले सबसे पहले कौन सी लंग में जाएगा, हमारी राइट लंग में एंटर करेगा, ठीक है। लेफ्ट में थोड़ा कम होगा, इसलिए जो भी इन्फेक्शन वगैरह वो ज़्यादातर कौन सी लंग में होते हैं, हमारी राइट लंग के अंदर होते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे, अब देखिए लंग्स जो है वो हमारे पिंकिश कलर के और स्पॉन्जी और सॉफ्ट बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में। अब ये चेस्ट कैविटी क्या होती है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कैविटीज़ का। कौन कौन सी कैविटीज़ होती है, कैविटी मतलब होता है सबसे पहले खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, यानी हमारी बॉडी में से अगर सारे ऑर्गन को निकाल दो, पहले वो खाली जगह बची है, उस खाली जगह को हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। देखिए जो हमारी जो आगे वाली साइड में जो खाली जगह है उसको वेंट्रल कैविटी हम बोल देते हैं, बॉडी के पीछे वाली जो खाली जगह है उसको हम डॉर्सल कैविटी बोल देते हैं। अब जब पीछे जो डॉर्सल कैविटी है ये फर्दर देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी, यानी हमारी सर में जो खोपड़ी में खाली जगह है उसको हमने क्या बोल दिया है, क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर ब्रेन फिट हो जाता है। और जो हमारे पीछे जो बैकबोन जाती है, हमने जो पढ़ी थी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जो बैकबोन है उसके बीच में छेद होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनल कैविटी। जो बैकबोन के अंदर जो छेद होते हैं, जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, दैट इज नोन एज स्पाइनल कैविटी। अब चलते हैं आगे की कैविटीज़ की तरफ, यानी वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटीज़ में देखिए जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट में जो खाली जगह है वो पूरी कहलाएगी थोरेसिक कैविटी, और यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है डोम शेप, गुंबद नुमा है ना, उसके नीचे वाली जो स्पेस है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन है, हमारा यहाँ पर साइड में लिवर आ गया, स्टमक आ गया, पैनक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ये सब कहाँ आ गई, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे कौन सी कैविटी आती है, पेल्विक कैविटी, जिसमें क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे हमारी ओवरीज वगैरह ये सब लाई करेंगे, ठीक है। अब कैविटी सारी क्लियर हो गई। अब देखिए लंग एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, ठीक है, पिंकिश कलर के सॉफ्ट स्पॉन्जी हैं। अब क्योंकि लंग्स जो है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो टूटे फूटे ना, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कौन कौन लगा हुआ है भाई, देखिए आगे की साइड में लगा है स्टर्नम, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम है ये। और पीछे की साइड में हमने पढ़ाई हुआ था, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, बैकबोन है, और साइड में क्या है, ये रिब्स है। तो चारों तरफ से एक पिंजड़े जैसा बना हुआ है, और नीचे क्या है, एक छतरी जैसा, ये क्या है, डायाफ्राम है। तो नीचे से भी प्रोटेक्शन है, आगे से भी है, पीछे से भी है, साइड से भी, चारों तरफ से प्रोटेक्शन इसको हो रही है। तो ये कैसा एक अपीयरेंस दे रहा है, एक पिंजड़े जैसा, एक केज जैसा दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। अब चलते हैं जरा लंग्स का हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये हमारी लंग्स है, ये लंग्स के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको एपेक्स बोलते हैं, जो नीचे है उसको हम बेस बोलते हैं। ये एपेक्स है और ये बेस वाला पोर्शन है। अब देखिए दोनों लंग को कंपेयर करके देखिए, जो हमारी ये लेफ्ट साइड की लंग है, ये राइट साइड की। तो हमारी जो लेफ्ट लंग है इसमें हमको यहाँ पे फिशर यानी दरार जैसी दिख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। अब देखिए एक ऑब्लिक फिशर हमको हमारी राइट लंग में दिख रही है, यानी हमारी ऑब्लिक फिशर जो है वो दोनों लंग में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक राइट लंग में हमको क्या दिख रही है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर भी दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फिशर।
अब देखिए क्योंकि इसमें एक ही फिशर था इसीलिए इसने क्या किया, हमारी लेफ्ट वाली लंग को 2 लोब्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला क्या कहलाता है, सुपीरियर लोब, और नीचे वाला क्या कहलाता है, ये जो ऑब्लिक फिशर के ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, इंफीरियर लोब। अब देखिए हमारी राइट में भी ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर से ऊपर वाला लोब है ये भी क्या कहलाएगा, सुपीरियर राइट लोब, ठीक है। और ये जो हमारा ऑब्लिक फिशर है इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इंफीरियर लोब। यानी सुपीरियर और इंफीरियर लोब जो है हमारी लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल फिशर भी होता है इसलिए हमारी राइट लंग में एक लोब एक्स्ट्रा होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, मिडल लोब। तो सुपीरियर लोब दोनों में है, इंफीरियर लोब दोनों में है, लेकिन एक मिडिल लोब जो है वो किस में है, सिर्फ हमारी राइट वाली लंग में मिडिल वाला है, ठीक है। अब दोनों लंग को कंपेयर करके देखिए, ये वाली जो लंग है हमारी राइट वाली लंग जो है इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ये चौड़ी है और हैवी भी है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है हमारी लेफ्ट लंग में, यहाँ पर हमारा हार्ट आ जाता है, सेंटर से स्टार्ट होता है हमारा हार्ट, लेकिन इसका झुकाव जो है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये हार्ट को स्पेस दे रहा है, इसीलिए नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए खुद छोटा हो जा रहा है। लेफ्ट लंग है इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो राइट लंग के कंपैरिजन में कम होती है। ये पतला है, ये ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा हैवी है, ये लाइट है। इसके 3 लोब हैं, इसके 2 लोब हैं, इसमें 2 फिशर्स हैं, इसमें 1 फिशर है। और कौन कौन से डिफरेंस हुए इसमें, इसमें जो हमारा ये एंटर कर रहा है ब्रोंकस, ये जो ब्रोंकस है इसका चौड़ा है, इसका पतला है, इसका लंबा है, इसका छोटा है, ठीक है, इसका एक एंगल पे है, इसका ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो ये सारे डिफरेंस हो गए हमारी दोनों लंग्स के। अब चलते हैं इसके इंटरनल व्यू की तरफ कि लंग्स के अंदर जो हमारा ट्रैकिया है वो कैसे डिवाइड कर रहा है। अब देखिए हमारी एक और चीज़ देख लेते हैं कि दोनों लंग्स जो होती हैं इस लंग्स के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लूरल लेयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता है क्योंकि देखिए ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दे रखा है ये पूरी जो है ये प्लूरा कहलाती है। तो ये 2 प्लूरा होती हैं, ये 2 दिख रही हैं, अंदर वाली और एक बाहर वाली। एक अंदर वाली प्लूरा है और ये बाहर वाली प्लूरा है। तो आउटर वाली को पेराइटल बोलते हैं, यानी ये जो बाहर की साइड में ये दिख रही है ये कौन सी होगी, पेराइटल प्लूरा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेराइटल, आउटर साइड वाली। और जो अंदर वाली है उसको क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा, अंदर वाली विसरल, आउटर वाली पेराइटल। अब इन दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये दोनों प्लूरा का फंक्शन क्या होता है, ये करती क्या है। अब देखिए पेराइटल प्लूरा जो होती है वो हमारी थोरेक्स की वॉल से अटैच रहती है, आउटर वाली, ठीक है, ये आउटर वाली इससे अटैच होगी थोरेसिक वॉल से। और इनर वाली जो प्लूरा होती है वो हमारी अंदर के साइड में जो लंग्स है इस लंग से अच्छे से अटैच रहती है, ठीक है। ये अंदर वाली है लंग से अटैच है, ये ऊपर वाली है वो थोरेसिक वॉल से अटैच है। तो ये इधर से अटैच है, ये इधर से अटैच है, लेकिन दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, यानी ये बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लंग जो है कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि लंग अगर अंदर वाली को लेयर को खींचेगा तो उसको जो है पेराइटल प्लूरा अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये लंग्स जो हैं अंदर ऐसे पिचकेंगे नहीं, कोलैप्स नहीं होंगे, तो लंग को कोलैप्स होने से बचाती है ये प्लूरल लेयर। अब इनके बीच में जो कैविटी है जिसमें प्लूरल फ्लूइड है, अब उस फ्लूइड का क्या फंक्शन है। अब देखिए प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है इन लेयर्स को। अब देखिए लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो जब एक्सपैंड हो रहा है ऐसे करके, ये 2 लेयर हैं एक्सपैंड होंगी, तो इन दोनों के बीच में घर्षण यानी फ्रिक्शन ना हो उसके लिए इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या लिखना है, वो फ्रिक्शन से बचाती हैं। और देखिए इसमें ये जो खाली जगह है, यानी दोनों ये जो प्लूरा है इनके बीच में जो खाली जगह है इसको मीडियास्टिनम बोल देते हैं, जिसके अंदर ईसोफेगस आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है, और नीचे वाले जो मीडियास्टिनम है इसमें हार्ट आ जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो रिब्स हैं इसके बीच में जो मसल्स हैं
ठीक है। ये दो मसल्स हैं जो हमारे ब्रीदिंग में काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऊपर की साइड में जो है ये रिब्स हैं दोनों, इसके बीच में मसल्स हैं, तो इनका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बाहर वाली और अंदर वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब इसके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं? देखो, कोस्टा मतलब होता है रिब, तो कोस्टा वर्ड मतलब आया रिब। अब ये रिब्स के बीच में है, ये देखिए एक रिब ये रही, दो रिब ये रही, इन रिब्स के बीच में है, इसलिए इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, वो मसल्स जो रिब्स यानी कोस्टा के बीच में है। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यानी इसमें भी अगर हम इसको काट के अगर इसका सेक्शन देखेंगे तो देखिए एक बाहर है और एक उसके अंदर है। ठीक है, तो ये जैसे दो रिब्स हैं, ठीक है, अगर ये दो रिब्स हैं तो इसके बीच में ऐसे मसल्स हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वाली ऐसे बाहर है, इंटरनल इंटरकोस्टल वाली ऐसे अंदर है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे है और ये वाली ऐसे है, तो ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जब हम ऐसे बाहर वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को हटाएंगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल रिब्स जो है वो विजिबल होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो ट्रैकिया है जो डिवाइड होके हमारी दोनों लंग्स में एंटर कर गया था। ठीक है, अब देखिए ये ट्रैकिया है, ये होगा ब्रोंकस, इसको प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं या प्रिंसिपल ब्रोंकस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन है सबसे। ट्रैकिया का डायमीटर सबसे बड़ा था, अब थोड़ा इसमें कम हो गया डायमीटर। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये फर्दर इसमें से जो ब्रांच निकलेंगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस या लोबर, क्योंकि अलग अलग लोब्स में एंटर कर जाता है। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस में से भी जो ब्रांचेस निकलती हैं इनको बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये टर्शरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारी ब्रांचेज में, स्मॉलर ब्रांचेज में, और इसका डायमीटर लगातार कम होता जाता है, यानी ये जो पाइप है जो पतला होता जाता है, संकरा होता जाता है। अब ये फाइनली एंटर किस में करता है? ब्रोंक्यूल्स में एंटर करता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में आप देख सकते हैं कि कार्टिलेज जो है, ये पूरी रिंग्स जो है ये कहाँ तक प्रेजेंट होती है? ब्रोंकस तक। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज की रिंग्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स में एब्सेंट होती है, ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइड करता है बहुत सारी ब्रांचेस में, और फाइनल इस लास्ट में किस में एंटर करता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। अब इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल वो एंटर किस में कर जाता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। अब ये ब्रोंक्यूल जब लास्ट वाला था तो उसके दो नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इन दोनों के फंक्शंस जो हैं वो अलग होते हैं। देखिए प्राइमरी ब्रोंकस से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहाँ तक का पोर्शन कहलाता है कंडक्टिंग पोर्शन, क्योंकि ये कंडक्ट करने का यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ठीक है, एयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहा है, एल्वियोलाई तक पहुँचा रहा है। इसके नीचे अभी विजिबल नहीं है, हाँ देखिए तो ये वाला क्या था? यहाँ से लेके कहाँ तक? ये पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये क्या है? कंडक्टिंग पोर्शन। इसके नीचे देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी ये नीचे का पूरा पोर्शन क्या है? रेस्पिरेटरी पोर्शन है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है। गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से गैसेस कहाँ चली जाएंगी? ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगी। अब जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है इसके ऊपर भी एल्वियोलाई होती है, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहा है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर एंटर किस में कर जाता है? एल्वियोलर डक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली नहीं विजिबल है इसलिए हमने ये दिखाया। देखिए जिस पर हमको एल्वियोलाई दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब ये जो है ये क्या है? एल्वियोलर डक्ट, जो अलग अलग एल्वियोलस में एंटर करते हैं। एल्वियोलर डक्ट, एक एल्वियोलर डक्ट, दूसरी, तीसरी। अब ये जो पूरा है यानी अंगूर का जैसे एक गुच्छा अगर हम लेके चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। ये ऐसे नहीं, इसको हम ड्रॉ करेंगे। चलो देखिए सिंगल जो होता है वो होता है एल्वियोलाई। सिंगल यानी एक अंगूर हमने उठाया तो उसको बोलेंगे एल्वियोलाई, और अंगूर का एक गुच्छा यानी ये वाला पूरा लिया, ये एक एल्वियोलस है। ये क्या है? एल्वियोलस। ये एक एल्वियोलस, ये दूसरा एल्वियोलस, ये तीसरा एल्वियोलस। एल्वियोलस किस में एंटर होता है? ये एल्वियोलर डक्ट में। अब
और ये जो बीच में जो इसकी खाली जगह दिख रही है, ठीक है, एल्वोलाई को अंदर से ऐसे खोलेंगे तो इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है वो उसको क्या कहते हैं, एल्वोलर सैक। ये क्या है, एल्वोलर सैक। अब अगर हम इस पूरे के पूरे एल्वोलस को अगर ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ऐसे, ये एल्वोलर डक्ट है, ये ऐसे, इसके अंदर होल्स हैं, यहाँ से एयर एंटर करेगी इसमें, तो बीच वाली जो स्पेस है इसको बोलते हैं क्या, एट्रियम या एट्रिया, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए, यानी एयर जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद कहाँ, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में एंटर करती है, यानी रेस्पिरेटरी पोर्शन आ गया इसके बाद। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद कहाँ एंटर करेगी, ये एल्वियोलर डक्ट में एंटर करेगी। एल्वियोलर डक्ट से कहाँ, ये वाली तो रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है ये, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एल्वियोलर डक्ट में एंटर किया, एल्वियोलर डक्ट जो है वो एट्रियम या एट्रिया में एंटर किया, उसके बाद ये कहाँ चले गए, अलग अलग एल्वियोलाई में या एल्वियोलर सैक में एंटर किया।